गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। द लीगल वॉरियर्स चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की अध्याय 3, जिसमें पुलिस बल के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय 3 धारा 19 से लेकर 28 तक विस्तृत है। आइए इस अध्याय का पहला धारा 19 क्या कहता है जानते हैं। धारा 19 कहता है पुलिस बल पर अधीक्षण। पुलिस बल पर अधीक्षण क्या है? पुलिस बल पर अधीक्षण स्टेट गवर्नमेंट अधीक्षण शक्ति का प्रयोग करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अधीक्षण शक्ति का प्रयोग करेगी पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों में। स्टेट गवर्नमेंट अधीक्षण शक्ति का प्रयोग करेगी पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों में। बहुत छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इससे पहले हम स्टार का मतलब समझते हैं कि इस स्टार का क्या मतलब है। इस स्टार का मतलब यह है कि किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब है कि धारा 19 सर्वोपरि खंड है। सर्वोपरि खंड है। सर्वोपरि खंड है। किसी भी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगी पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों में। जी, आइए अब देखते हैं कि धारा 20 क्या कहती है। धारा 20 कह रहा है पुलिस महानिदेशक। धारा 20 की उपधारा 1 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी की नियुक्ति करेगी। किस लिए करेगी? पुलिस बल पर क्या? ओवरऑल कंट्रोल, सर्वज्ञ नियंत्रण, डायरेक्शन और सुपरविजन के लिए। फिर से इसको देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी की नियुक्ति करेगी किस लिए? पुलिस बल पर समग्र नियंत्रण, डायरेक्शन और सुपरविजन के लिए। और उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 2 कह रही है कि डीजीपी की जो नियुक्ति है ना, वो कहां से की जाएगी? फ्रॉम अ पैनल ऑफ पुलिस ऑफिसर। फ्रॉम अ पैनल ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब इसमें देखिए, एक पुलिस ऑफिसरों का पैनल होगा, उसी पैनल में से ही जो है डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, यहां पे एक चीज आप देखें, ऑफिसर के ऊपर जो है डबल स्टार लगा हुआ है। डबल स्टार, इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब है, पहले स्टार का मतलब है कि ऐसा अधिकारी जो पूर्व में ही कार्यरत है, और दूसरे स्टार का मतलब है कि ऐसा अधिकारी जो डीजीपी पद पर प्रोन्नति के लिए योग्य है। हाँ, तो डीजीपी की जो नियुक्ति है ना, डीजीपी की नियुक्ति जो है इस पैनल ऑफ ऑफिसर्स में से की जाएगी। कौन करेगा? कौन करेगा? तो हमने पहले ही बता दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किस लिए करेगी? इसके लिए करेगी। आइए, तो डीजीपी की नियुक्ति पैनल ऑफ ऑफिसर्स में से की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गठित एक समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गठित एक समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात। और परंतु क्या कह रहा है? परंतु बहुत अच्छी बात कह रहा है कि
पैनल में अधिकारियों की जो संख्या है ना वो कितनी होगी, अधिकतम 3 गुनी। किस संख्या से 3 गुनी, डीजीपी के पद हेतु स्वीकृत संख्या के 3 गुनी से अधिक नहीं होगी। यानी मान लीजिए डीजीपी, एडिशनल डीजीपी के पदों की संख्या अगर 2 है तो 2 का 3 गुना कर दीजिए 6। कम से कम 6 अधिकारियों के पैनल में से दो अधिकारी चुने जाएंगे। इस प्रोविजो का मतलब यही है। आइए उपधारा 3 देखते हैं। उपधारा 3 क्या कह रहा है? उपधारा 3 कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के अधीन रहते हुए डीजीपी का जो कार्यकाल है ना वो कम से कम 2 साल का होगा। यानी सेवानिवृत्ति के अधीन रहते हुए जो डीजीपी का कार्यकाल है ना वो मिनिमम 2 इयर्स होगा। और उपधारा 4 क्या कह रही है? उपधारा 4 कह रहा है कि कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है डीजीपी को उसके पद से स्टेट गवर्नमेंट हटा सकता है। कौन हटाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये 4 आधार दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 आधार में से किसी भी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी को उनके कार्यकाल से पहले हटा सकता है। क्या है वो आधार? पहला, न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर या आरोपित किए जाने पर। न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर या आरोपित किए जाने पर। 2 स्टार इसमें लगाया है हमने। उन 2 स्टार का क्या मतलब है? पहले स्टार का मतलब है कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित किया गया है या नैतिक अधमता के मामले में उसे आरोपित किया गया है। जी, और आपको पता है नैतिक अधमता को कहाँ परिभाषित किया गया है? नैतिक अधमता को 2K में परिभाषित किया गया है। 2K में हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं इसको। दूसरा क्या है? शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता के आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। और तीसरा है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन समान या उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है तब उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और चौथा है उसके स्वयं के अनुरोध पर उसको हटाया जा सकता है। जी, आइए सब सेक्शन 5 देखते हैं। इसका क्या कहता है? कह रहा है कि आपराधिक मामलों में स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकता है। 4 में भी हटा सकता था, लेकिन 5 क्या है? 5 है आपराधिक मामला है, सामान्य मामला नहीं है, आपराधिक मामला है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपराधिक मामले में डीजीपी को उनके कार्यकाल से पहले हटा सकता है। घोर अक्षमता या घोर उपेक्षा के आधार पर हटा सकता है यदि प्राइमा फेसी मामला गंभीर प्रकृति का है। एक एक पॉइंट को तैयार कर लीजिए, इसीलिए हमने बेयर एक्ट को तोड़ करके डायग्राम के माध्यम से आपको पढ़ाने का और समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं धारा 21। धारा 21 बहुत सामान्य सी बात कहता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अनुमोदन के अधीन रहते हुए डीजीपी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुरूप क्या कर सकती है? ये एक पॉइंट दिए गए हैं क्रम से। इनके लिए विनियम बना सकेगी और आदेश जारी कर सकेगी। फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के अनुमोदन के अधीन रहते हुए डीजीपी साहब जो है ना इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप जो है विनियम बना सकेगा, आदेश जारी कर सकेगा। आइए अब इनको देख लेते हैं। किसके लिए विनियम बनाएगा, किसके लिए आदेश करेगा? तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल, पुलिस संगठन या पुलिस अधिकारी के द्वारा निष्पादित कार्यों का विनियमन और निरीक्षण करने के लिए। और क्या करने के लिए? और है पुलिस अधिकारी को प्रदत्त हथियार, सज्जा, पोशाक
अन्य साधनों का वितरण और मात्रा का निर्धारण करने के लिए, आवास स्थल का चयन करने के लिए, पुलिस फोर्स का विनियमन, तैनाती, संचालन, अवस्थिति के लिए, अधिकारियों की ड्यूटी सौंपने, रीति और शर्तें विहित करने के लिए, पुलिस द्वारा अधिसूचना और सूचना को एकत्रित करने, उसे संप्रेषित करने को विनियमित करने के लिए, और क्या, पुलिस अधिकारी को दक्ष बनाने के लिए, शक्तियों का दुरुपयोग, कर्तव्यों की उपेक्षा करने से रोकने के लिए, पुलिस द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और रजिस्टर प्रपत्र को विहित करने के लिए नियम बना सकती है। आइए अब देखते हैं धारा 22। धारा 22 क्या कह रहा है? धारा 22 एक सामान्य सी बात कर रहा है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां, आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है आर्टिकल 311 के अधीन रहते हुए, आर्टिकल 311 के अधीन रहते हुए, और 311 आर्टिकल में क्या है? सिविल सेवकों को प्रोटेक्शन। वो हम संविधान वाले जो है वीडियो में आपको बताएंगे कि 311 में सिविल सेवकों को क्या प्रोटेक्शन है। तो आर्टिकल 311 के अधीन रहते हुए अनुशासनिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित की जाएगी। और 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि अनुशासनिक शास्तियां क्या होंगी? तो उपधारा 1 कह रही है कि एसपी साहब और कोई उच्चतर अधिकारी को उनको नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है। किसको दंड दिया जा सकता है? एसपी साहब को या उससे उच्चतर अधिकारी को, उनके नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा। नियुक्ति प्राधिकारी कौन है उनका, ये हम बाद में देखेंगे। पहले समझ लीजिए कि इनका जो नियुक्ति प्राधिकारी है या इनका जो नियुक्ति प्राधिकारी है उसके द्वारा निम्नलिखित दंड इन लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, क्या दंड दिया जा सकता है? नंबर 1, पद अवनति, यानी इनके पद से नीचे आ जाना, डिमोट कर देना। दूसरा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तीसरा, सेवा से हटाना। चौथा, पदच्युत करना। पांचवा, वेतन में कटौती। छठा, वेतन वृद्धि को रोकना। और लास्ट में है पदोन्नति को रोकना। तो ये 7 प्रकार के दंड जो है एसपी साहब को या उनसे उच्चतर अधिकारी को दिया जा सकता है। किसके द्वारा? उनके नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा। आइए अब देखते हैं उपधारा 2 क्या कहती है। उपधारा 2 कह रही है कि अधीनस्थ राजपत्रित पुलिस अधिकारी को, अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, नॉन गस्टेड अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को एसपी साहब या उच्चतर अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है। किसको दंड दिया जा सकता है? कह रहा है कि अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को कौन दंड दे सकता है? एसपी साहब या कोई उच्चतर अधिकारी। कौन सा दंड? कह रहा है अधिक से अधिक 1 महीने के वेतन का जुर्माना, यानी अधिकतम 1 महीने के वेतन का जुर्माना। और क्या? परिनिंदा या भर्त्सना। हाँ, ये दंड दे सकते हैं। कौन? एसपी साहब या उच्चतर अधिकारी। किसको? अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को। आइए अब देखते हैं उपधारा 3 क्या कह रही है। उपधारा 3 कह रहा है कि एसआई या निम्नतम श्रेणी के पुलिस अधिकारी को डीएसपी साहब या उनके समतुल्य कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा यह दंड दिया जा सकता है। क्या है ये दंड? परिनिंदा या भर्त्सना। कौन देगा? डीएसपी साहब देंगे या उनका समतुल्य कोई पुलिस अधिकारी देगा। किसको देगा? एसआई को या उससे निम्नतम श्रेणी के पुलिस अधिकारी को। और उपधारा 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कांस्टेबल को या हेड कांस्टेबल को इंस्पेक्टर साहब या
या उनसे उच्चतर अधिकारी लघु दंड दे सकते हैं, लघु दंड दे सकते हैं। कौन देगा? इंस्पेक्टर साहब या उच्चतर अधिकारी? किसको? कांस्टेबल को या हेड कांस्टेबल को। और उपधारा 5 क्या कह रही है? उपधारा 5 कह रहा है कि उपधारा 1, 2, 3 और 4 में दंड के साथ साथ अभियोजन किया जा सकता है, यानी उनको दंड देने के साथ ही साथ जो है हम अभियोजित भी कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमको दोहरा दंड क्यों दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट के द्वारा दंड तो दिया ही जा रहा है, न्यायालय में उनको अभियोजित भी किया जा सकता है। अर्थात वह दोहरे दंड के संरक्षण की मांग नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(2) में जो 000 पर डी का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, वह यहाँ पर लागू नहीं होगा। आइए अब देखते हैं धारा 24 निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एसपी साहब और कोई उच्चतर अधिकारी जो है ना, कारण अभिलिखित करके इंस्पेक्टर साहब को या उससे निम्नतम श्रेणी के पुलिस अधिकारी को निलंबित कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? एसपी साहब कर सकते हैं या उनसे उच्चतर अधिकारी। किसको? इंस्पेक्टर साहब को या उनसे उच्चतर किसी उनसे निम्नतर पुलिस अधिकारी को निलंबित कर सकते हैं। बस कारण अभिलिखित करना है उनको। आइए अब देखते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो है यह अवचार की बात करता है। अवचार, जी अवचार, मिसकंडक्ट की बात कर रहा है। कौन कौन से मिसकंडक्ट हैं? तो एक लिस्ट बना दिया गया है, एक लिस्ट बना दिया गया है कि देखिए ये जो है 7 प्रकार के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं पुलिस अधिकारियों के द्वारा। कौन कौन से? कह रहा है विधि सम्मत आदेश की अवज्ञा, हाँ ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ड्यूटी की उपेक्षा, ये भी मिसकंडक्ट है। अधीनस्थता या कोई कठोर आचरण, और क्या है? अनाधिकृत मिथ्या या ड्यूटी में अनुपस्थित होना, कायरतापूर्ण कार्य करना, अधिकार का दुरुपयोग, ऐसा कोई कार्य जो कि एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। हाँ, तो ये सब क्या हैं? ये सब मिसकंडक्ट हैं, अवचार हैं। आइए अब देखते हैं धारा 26। धारा 26 क्या कह रहा है? धारा 26 कह रहा है कि दंड के आदेश के विरुद्ध अपील, अपील कह रहा है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि अगर डीजीपी साहब ने दंड दिया है ना, तो अपील हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट में कर सकते हैं। डीजीपी साहब के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। और कोई अन्य पुलिस अधिकारी, कोई अन्य अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने दंडादेश दिया है तो उसकी अपील उच्चतर श्रेणी के अधिकारी के पास होगा, उच्चतर श्रेणी के अधिकारी के पास। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर इंस्पेक्टर साहब ने दंड दिया है तो हम कहाँ पे कर सकते हैं जो है अपील? अपील हम सीधे एसपी साहब को कर सकते हैं। लेकिन अगर एसपी साहब ने ही दंड दिया है तो कहाँ करेंगे? हम आईजी और डीआईजी के यहाँ कर सकते हैं। अगर आईजी और डीआईजी ने ही दंड दिया है तो अपील कहाँ करेंगे? डीजीपी साहब के पास कर सकते हैं। ये उनके उच्चतर श्रेणी के अधिकारी हैं। जी आइए अब देखते हैं 27। 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है, 27 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझ के पढ़िएगा। कह रहा है कि रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन, रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन। आइए देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रेलवे क्षेत्रों के प्रशासन में जो है ना, डीजीपी की सहायता करने के लिए एक पुलिस अधिकारी तैनात करेगा और वह पुलिस अधिकारी कम से कम डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा, कम से कम डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है रेलवे क्षेत्रों में प्रशासन करने के लिए ना, डीजीपी की सहायता के लिए एक पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और वह पुलिस अधिकारी कम से कम डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा, कम से कम डीआईजी रैंक का अधिकारी। और उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 2 कह रहा है ना कि रेलवे क्षेत्रों में क्या पुलिस जिले का प्रशासन एसपी साहब में निहित होगा, एसपी में। और उपधारा 3 क्या कह रही है? उपधारा 3 कह रही है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डीजीपी, डीजीपी साहब के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसे पुलिस अधिकारी अपने अपने प्रभारों के अंतर्गत स्थित
रेलवे से संबंधित पुलिस कृत्य का और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर उन्हें सौंपे जाएं। हाँ, और उपधारा 4 क्या कह रहा है? उपधारा 4 कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त किया है, इंपावर्ड किया है। किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो जिले पुलिस या पुलिस जिला या उसके किसी भाग में जो है थाना प्रभारी की शक्तियां वह प्रयोग कर सकता है। यानी हम उसको थाना प्रभारी मान लेंगे। ऐसा पुलिस अधिकारी जो है ना वो डीम्ड थाना प्रभारी होगा। डीम्ड थाना प्रभारी नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे उसको थाना प्रभारी। आइए अब देखते हैं उपधारा 5। उपधारा 5 क्या कह रहा है? उपधारा 5 ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है ना, ऊपर उपधारा 1 में किया है ना, तो उसको जो है ना सामान्य पुलिस की शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होगा। जो सामान्य पुलिस अधिकारी की शक्तियां और विशेषाधिकार हैं वो उसको प्राप्त होंगी। और उपधारा 6 क्या कह रहा है? उपधारा 6 ये कह रहा है आपका कि एसपी साहब जो है स्टेट गवर्नमेंट से क्या पूर्व अनुमति लेकर के अपनी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। एसपी साहब अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं, अपने कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति ले करके। लेकिन किसको करेंगे? डेलीगेट करेंगे डीएसपी को या असिस्टेंट एसपी को। जी, आइए अब इस अध्याय का आखिरी जो धारा है, धारा 28, उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है धारा 28? धारा 28 बहुत सामान्य सी बात कर रहा है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है 28 कह रहा है कि मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि, टेन्योर इनका क्या होगा। आइए देख लेते हैं सारे अधिकारियों का टेन्योर क्या है। हम डीजीपी का पहले पढ़ चुके हैं। डीजीपी का किस सेक्शन में पढ़े थे? अगर किसी व्यक्ति को याद हो वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताए कि डीजीपी का टेन्योर किस सेक्शन में हम पढ़े थे। आइए अन्य अधिकारियों के टेन्योर को हम पढ़ते हैं। उपधारा 1 कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी थाने का जो प्रभारी अधिकारी है ना, उसका कार्यकाल कम से कम 1 साल का होगा, मिनिमम 1 ईयर। और सीओ साहब, एसपी साहब, डीआईजी और आईजी का जो कार्यकाल है वो कम से कम 2 साल का होगा, मिनिमम 2 ईयर्स। लेकिन प्रोवाइजो कह रहा है ना कि ऐसे अधिकारियों को उक्त कार्यकाल से पहले ट्रांसफर किया जा सकता है। क्यों ट्रांसफर किया जाएगा? क्या कारण है? किस आधार पर किया जाएगा? हाँ, ये बता दिया गया ना, ये टोटल क्रम करके दे दिया गया है ABCDEFG। आइए देख लेते हैं। प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, अगर वह अधिकारी को प्रोन्नत कर दिया गया है, हाँ, या उसकी प्रतिनियुक्ति कहीं कर दी गई है तो ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसी अपराध में आरोपित किए जाने पर, शारीरिक या मानसिक रोग हो जाने पर, या किसी रिक्ति को भरने के लिए स्वयं उनके अनुरोध पर, और लास्ट है जनहित में भी उनको उनके पद से ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए अब उपधारा 2 देखते हैं। उपधारा 2 क्या कह रहा है? उपधारा 2 कह रहा है कि आपवादिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पुलिस अधिकारी को हटाया जा सकता है, उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, जब घोर अक्षमता या घोर उपेक्षा का मामला साबित हो रहा है। यदि मामला प्राइमा फेसी गंभीर प्रकृति का है तो आपवादिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी को हटाया जा सकता है घोर अक्षमता या घोर उपेक्षा के आधार पर। जी, आपका यह जो चैप्टर 3 है ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और कोई सुझाव अगर है या कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।